मीरा अभी तक दरवाजे से 5 बार जाकर पलट चुकी थी, लेकिन उसकी बेटी उसे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। अंधेरा हो चुका था और बारिश बहुत तेज हो रही थी। मीरा जैसे ही आकर कुर्सी पर बैठती है, घबराकर खड़ी हो जाती है और फिर बाहर गली तक देख कर आती है। कितनी बार कहा है इस लड़की को, टाइम से घर आ जाया कर। जमाना बहुत खराब है, लेकिन मजाल है जो उसके कान पर जूं भी रेंगती हो। वो फिर से बाहर दरवाजे पर आती है तो देखती है उसकी बेटी शिखा पूरी तरह भीगी हुई है और अपने सामान को एक पॉलिथीन से बांधकर छाती से चिपकाए हुए भागते हुए आ रही है। कहाँ रह गई थी? मेरी तो जान ही निकल गई। टाइम देख रही है और ऊपर से ये तूफानी बारिश। बारिश के कारण लेट हो गई हूँ, कोई सवारी ही नहीं मिल रही थी। फिर पैदल चलना शुरू किया और तब जाकर घर आई हूँ। क्या कहा तूने? तू पैदल ही आ रही है? चल जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं खाना निकालती हूँ। शिखा कपड़े बदल कर आती है। दोनों माँ बेटी खाना खाते हुए बातें करने लगती हैं। पता है माँ, आज इतना अच्छा काम हुआ मेरा कि आज तो उस्ताद जी ने बड़ी शाबाशी दी सबके सामने। कहा कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम कपड़ों को हाथ लगाती हो तो बस ड्रेस तैयार हो जाती है। वरना तो अच्छे भले माँ बेटी घरों में बर्तन मांजकर गुजारा कर रही थीं। ये बात कहकर तो हर बार माँ मेरा दिल क्यों दुखाती है। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। एक मामूली सी सूट पर ज्यादा गर्म प्रेस लग गई। उन्होंने देखा, मेरे हाथ पर ये निशान डाल दिया। फिर शिखा उस दिन को याद करने लगती है। शिखा और उसकी माँ मीरा दोनों एक घर में काम किया करते थे। सारे घर को उन्होंने संभाल रखा था, लेकिन उनकी मालकिन बड़ी ही खराब थी। वो छोटी छोटी बातों पर दोनों को मार भी दिया करती थी। और वैसा ही एक दिन था जब शिखा के हाथ से एक सूट पर गर्म प्रेस लग गई। जानती हूँ, ये तेरी काली काली आंखें ना, जाने कब से मेरी सूट पर निगाह डाले बैठी हुई थी। मिल गई शांति से जलाकर। नहीं नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। मैंने देखा ही नहीं, प्रेस का बटन तेज पर हो गया, पर सूट जला नहीं है। शिखा ने अभी ये कहा ही था कि मालकिन ने जोरदार थप्पड़ शिखा के मुंह पर जड़ दिया। फिर प्रेस उठाकर उसका सीधा हाथ पकड़कर उस पर गर्म गर्म प्रेस लगा दी। शिखा के चिल्लाने की आवाज सुनकर मीरा भाग भाग कर आई और मैडम का हाथ झटक दिया। बस मेम साहब, आज के बाद मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपका काम करते हैं, बदले में पैसे मिलते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप हर बात के लिए ताने मारे या हमारे साथ मार पिटाई करें। बेवजह नहीं जलाया मैंने इसका हाथ। इसके टूटे हाथों की वजह से मेरे सूट पर देखो प्रेस का निशान आ गया। अब इसके हाथ पर यह निशान जिंदगी भर याद दिलाएगा कि सूट पर निशान डालने का क्या अंजाम हो सकता है। लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारी इस नौकरी को। मुझे मेरी बेटी से प्यारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर मीरा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और वहां से निकल आई। मीरा का हाथ काफी जल चुका था। दोनों माँ बेटी बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थीं कि तभी एक आदमी उधर से गुजर रहा था और शिखा को दर्द में देखकर वो जाकर उनसे पूछता है। बहन जी, क्या कोई परेशानी है? आप दोनों बड़ी परेशान लग रही हैं। हमदर्दी के दो बोल सुनते ही मीरा के आंसू निकल गए और उसने रोते रोते सारी बात बता दी। वो आदमी पास आता है और शिखा का हाथ देखकर कहता है। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा जल गया है। देखो, मेरा घर पास में ही है। चलो मेरे साथ चलो, मैं इस पर दवाई लगा दूंगा, जिससे ये घाव जल्दी भर जाएगा। मीरा को कुछ और नहीं सूझा। उसने शिखा का हाथ पकड़ा और उस आदमी के साथ उसके घर पर पहुंच गए। अरे बेगम, जरा बाहर तो आओ। वो दवाई उठाती लाना जो जलने पर लगाई जाती है। उस आदमी की पत्नी घबराकर बाहर आती है। लाहौल वाला कुवत, लगता है आज फिर कुछ हो गया है। मियाँ, तुम ना कुछ चैन की रोटी खाते हो और न हमें खाने देते हो। शिखा और मीरा को देखकर वो औरत चुप हो जाती है और चुपचाप दवाई उस आदमी के हाथ पैर पर रख देती है। ये मेरी पत्नी है और इसे मजाक करने की बहुत आदत है। लाओ बेटी, हाथ आगे करो, मैं दवाई लगा देता हूँ। 2-3 दिन में बहन जी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हल्का निशान रह जाएगा, लेकिन गंदा नहीं लगेगा। क्या मेरे हाथ पर निशान हमेशा के लिए रह जाएगा? हाँ, शायद हमेशा के लिए रह जाए, लेकिन तुम्हारे दिल पर लगा जो जख्म है उसकी मरहम सिर्फ एक ही हो सकती है, अगर तुम खुद को इस काबिल बना लो। अब मैं आपका मतलब नहीं समझी। मीरा और शिखा दोनों उस आदमी का मुंह देख रही थी। वो आदमी दवाई को साइड में रखते हुए कहता है।
मेरा नाम सलीम है और पहले मैं एक दर्जी हुआ करता था, लेकिन आज मेरे बनाए हुए कपड़े बड़ी बड़ी फैक्ट्री को भी मात देते हैं। देखो बेटा, सारी जिंदगी किसी के यहाँ नौकर बनने से अच्छा है अपने हाथों में हुनर पैदा करो और अपने मालिक खुद बनो। अपने स्मार्टफोन को बनाओ न्यू अर्निंग मशीन। ग्लो रोड से रीसेल करो और हर मिनट पैसे कमाओ। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, ग्रो जरूर करते हैं। सर आपका बिल। मैं देता हूँ। आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन कभी कभी आदमी के हालात ऐसे काम करने से मजबूर कर देते हैं। हम माँ बेटी बहुत गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा हो पाता है। हुनर सीखने के लिए दाम लगाते हैं और दाम हमारे पास है नहीं। मैं जानता हूं, मैंने भी बहुत गरीबी के दिन देखे हैं और हर हालातों से निकलकर यहां तक पहुंचा हूं। आज जो तुम इस घर की रौनक देख रही हो, ये ऐसे ही नहीं आई। मेरे पिछले 15 सालों की मेहनत का नतीजा है ये। बस हिम्मत करो, उठो और काम पर लग जाओ। अगर हर किसी ने जीवन के इस मंत्र को समझ लिया तो समझो उसने दुनिया जीत ली। तो चाचा, क्या आप मुझे इस दुनिया को जीतने का हुनर सिखाओगे? बेशक, तुम अपना हाथ ठीक करके आओ और देखो मैं तुम्हें कैसा काम सिखाता हूं। मीरा का खाना खत्म हो चुका था और शिखा अभी भी अपने उस दिन से बाहर नहीं निकली थी। क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? नहीं माँ, खाना तो बहुत अच्छा बना है। बस मैं तो सलीम चाचा से मुलाकात का दिन याद कर रही थी। सचमुच में बड़े ही फरिश्ते किस्म के इंसान हैं। घर बैठे मुझे कितना काम भेज देते हैं, कितने कपड़ों पर तुरपाई करती हूँ और पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं, और ऊपर से तुझे भी काम सिखा रहे हैं। बस बेटा, 2 महीने की बात है। उन्होंने कहा था ना 6 महीने बाद तुम परफेक्ट हो जाओगी। हाँ माँ, वो बहुत अच्छा काम सिखा रहे हैं और अब तो मुझे उन्होंने मशीन भी दे दी है। मैं कपड़े सिलने लग गई हूँ और यही बताना चाह रही थी कि आज तुम्हें पता है, मैंने पहली बार 2 जोड़े तैयार किए और सलीम चाचा ने मुझे उपहार में देखो ये टॉफियां दी हैं। जीती रहो, खुश रहो, जिंदगी में बहुत तरक्की करो। तरक्की तो हम जरूर करेंगे माँ, और देख लेना, मिलकर करेंगे और एक दिन इसी शहर में अपना बुटीक खोलूंगी मैं। फिर शिखा अपने सपनों को देखते हुए सो जाती है। अगले दिन सुबह वो अपने काम पर निकल जाती है। सलीम चाचा सुबह सुबह मीरा को ढेर सारे कपड़े तुरपाई के लिए दे जाते हैं। अब दोनों माँ बेटी किसी के घर में बर्तन नहीं मांजती थीं और देखते ही देखते 2 महीने भी बीत जाते हैं। अब शिखा बहुत अच्छे कपड़े तैयार करने लगी थी, सूट, गाउन, ब्लाउज, और वो भी सब के सब डिजाइनर। 6 महीने बाद इधर आओ शिखा और मुझे बताओ, अब तुम कैसा सपना देखना चाहती हो? क्या तुम यही काम करोगी या फिर अपना कोई बुटीक खोलोगी? आप बताइए ना चाचा जी, मुझे क्या करना चाहिए? देखो बेटिया, तुमसे ना एक बेटी जैसा लगाव हो गया है, इसीलिए तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपना काम करो। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां तुम्हें सुंदर सुंदर कपड़े सस्ते दामों में मिल जाएंगे। फिर तुम उन कपड़ों में ड्रेस तैयार करना और उनके दाम तुम अपने मन पसंद रखना। तुम्हारे हाथों में बहुत हुनर है, तुम्हारी की गई कढ़ाई और तुम्हारे सिले हुए कपड़ों का कोई तोड़ नहीं है। ये सुनकर शिखा खुश हो जाती है और सलीम चाचा के पैर छू लेती है। अरे उठो उठो बिटिया, पैर मत छुओ, आसमान को छूना है। फिर सलीम चाचा मीरा और शिखा को लेकर एक ऐसी मार्केट में जाते हैं जहां थान के थान कपड़े थे और वो भी सस्ते दामों में। सलीम चाचा शिखा को सिखाते हैं कि कपड़ों को कैसे मैच किया जाता है और किस कपड़े पर किस तरह की लेस लगाई जाती है। सामान के पैसे देने के बाद, ये क्या भाई साहब, आपने पैसे क्यों दिए? मैं पैसे लेकर आई हूं। मुझे पता है बहन, तुम पैसे लेकर आई होगी, लेकिन ये तो तोहफा मैं अपनी बेटी को दे रहा हूं। और देखो, इस तोहफे की चमक दूर दूर तक जानी चाहिए। फिर वो लोग मिलकर एक छोटी सी दुकान देखते हैं। दुकान का किराया वो आदमी बहुत ज्यादा बता रहा था, जिसे सुनकर मीरा का मुंह उतर गया। कोई बात नहीं माँ, इतना दुखी क्यों हो रही हो? हम कोई दूसरी दुकान देख लेंगे। दुकानों का किराया तो बहुत ज्यादा होगा, इतना सारा पैसा हम हर महीने कहाँ से लाएंगे? अच्छा ना माँ, इतना दुखी मत हो, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। तभी सलीम चाचा की पत्नी भी वहां आ जाती है और दोनों माँ बेटी को दुखी देखकर बोलती है, क्या हुआ, मेरी प्यारी बच्ची को दुकान नहीं मिल रही है? कोई बात नहीं, आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन का जमाना है। तुम घर में ड्रेस तैयार करो और ऑनलाइन उन्हें बेचने की कोशिश करो। लेकिन चाची जी, ये काम तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप तो जानती हो हमारे पास तो फोन भी नहीं है, कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता। उन लोगों की बात सुनने के बाद वो आदमी जो अपनी दुकान किराए पर दे रहा था, शिखा और मीरा से कहता है,
लगता है तुम दोनों बहुत ही जरूरतमंद हो। कोई बात नहीं, मैं 6 महीने तक तुमसे कम किराया ले लूंगा, लेकिन 6 महीने बाद में किराया डबल कर दूंगा। मंजूर हो तो मैं दुकान में सफेदी करवा दूं। ठीक है भाई साहब, हमें मंजूर है। फिर वो लोग वहां पर अपना काम शुरू करते हैं। धीरे धीरे उन लोगों के हाथ के बने कपड़े सभी को पसंद आने लगते हैं और काम भी बहुत अच्छा शुरू हो जाता है। डिजाइनर कपड़ों को खरीदने के लिए उनकी दुकान पर बड़े बड़े लोग भी आने लगते हैं। और फिर एक दिन वही औरत उनकी दुकान पर आती है जिसने शिखा का हाथ जलाया था। शिखा और मीरा को देखकर वो हैरान हो जाती है। तुम दोनों, ये बुटीक तुम्हारा है क्या? तुम इतनी मशहूर हो गई हो। हाँ, आपकी बदौलत शायद हम इतने मशहूर हो गए हैं। ना उस दिन आपने मेरा हाथ जलाया होता और ना हमारी किस्मत बदली होती। मुझे अपने कुछ कपड़े सिलवाने थे। माफ कीजिएगा, मैं आपके कपड़े नहीं सिलूंगी। अब देखो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। सॉरी मैडम, मैं आपका काम नहीं करूंगी, मैं केवल अपना काम करूंगी। और अब आप जा सकती हैं यहाँ से। वो मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। मीरा शिखा से कहती है, तुमने उनके कपड़े क्यों नहीं लिए? क्योंकि उन्हें देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं सच में गुस्से में उनके कपड़ों को काट पीट कर फेंक देती और आप फिर मुझे डांट लगाती। शिखा की बात सुनकर मीरा हंस पड़ती है। और शिखा अपनी माँ को गले लगा लेती है। दोनों माँ बेटी कामयाबी की बुलंदियों को छूती हैं और अमीर हो जाती हैं। ऐसी लड़कों से रिजेक्शन सही नहीं जाती, कॉल करके रिजेक्ट कर दे। ठीक है रे पाजी, पूरी बरा। राजेश पाव भाजी बेचने का काम किया करता था। उसका ठेला बड़े बाजार के बीचों बीच था। राजेश की पाव भाजी के ठेले के पास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राजेश अच्छी पाव भाजी बनाता था तो अच्छे दाम भी लेता था और लोगों को इसमें कोई आपत्ति भी नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि राजेश बहुत अच्छी चीजों का इस्तेमाल कर पाव भाजी तैयार करता है। एक बार उसके चाचा का लड़का दिनेश, जो कि मुंबई जैसे बड़े शहर में पाव भाजी का ठेला लगाता था, उससे मिलने के लिए आता है। अरे बाप रे, इतनी ताजी सब्जियां, इतना महंगा तेल, इतना महंगा मक्खन। अरे भाई, जब तू इतनी महंगी महंगी चीजें इस्तेमाल करता है तो तेरी बचत क्या होती है? बचत भी हो ही जाती है, लेकिन कभी कभी लागत थोड़ी ज्यादा हो जाती है। लेकिन मैं खुश हूं कि मेरे यहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। कैसा मूर्ख व्यापारी है तू, लागत ज्यादा मुनाफा कम, भला ये क्या दुकानदारी हुई? अरे भाई, मुझे देख, दिन के 200 रुपए लगाता हूँ तो कम से कम 2000 कमाता हूँ। 200 लगाकर 2000? भाई, ऐसा क्या करता है तू? तू भी तो पाव भाजी बेचता है। पाव भाजी बेचता हूँ भाई, बिल्कुल जूहू चौपाटी पर पाव भाजी बेचता हूँ, लेकिन तेरी तरह इतना बड़ा व्यापारी नहीं हूँ कि इतनी महंगी चीजें खरीद कर मैं कम दामों पर पाव भाजी बेचकर अपना सारा प्रॉफिट खराब कर लूं। अरे ग्राहकों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं, मेन तो अपना प्रॉफिट होता है। कैसे कर लेता है, जरा बता तो सही। ये सुनकर दिनेश राजेश को अपने व्यापार के गुण बताने लगता है। वो बताता है कि वो जब बाजार बंद हो जाता है उसके बाद में सस्ती सब्जियां खरीद कर लाता है और पैकेट वाले मसाले इस्तेमाल ना करके जो खुले में मसाले मिलते हैं उन्हें खरीद कर लाता है। बटर के अंदर सस्ते तेल को मिलाकर बटर तैयार करता है और जैसे ही मौसम ठंडा होता है वो तो कई दिन की भाजी एक ही बारी में बना लेता है, जिससे मेरी गैस की बचत भी होती है। राजेश उसकी बात सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। हे भगवान, इतना कुछ मिलावट का सामान बेच देता है और तेरे ग्राहक खा भी लेते हैं? खा लेते हैं मेरे भाई, वो अपनी उंगलियां चाटते हैं वहां खड़े होकर। मेरी बात मान, अगर जल्द से जल्द अमीर होना है तो थोड़ा सा घोटाला करना सीख। देख ले, कुछ महीनों बाद तू मुझे खुद आकर धन्यवाद देगा। 2-3 दिन तक दिनेश रुक कर चला जाता है, लेकिन राजेश के दिमाग में दिनेश की ही बातें घूम रही थी। पहली बार राजेश रात को सब्जियां बिक जाने के बाद बची खुची सब्जी लेने के लिए बाजार जाता है। क्या भाई राजेश, आज तू ताजी सब्जियां लेने के लिए नहीं आया? वो माँ की तबीयत जरा खराब थी तो इसलिए लेट हो गया। अब जो सब्जियां बची हैं तुम वहीं तोल दो। सब्जी वाला बची खुची जितनी भी सब्जियां थीं वो राजेश को बहुत ही कम दामों में पकड़ा देता है। उसके बाद राजेश मसाले वाले के पास जाता है और खुले में रखे हुए मसाले खरीद लेता है। अगले दिन वो अपनी पाव भाजी तैयार करता है और सब चीजें डबल मात्रा में डालकर अपनी भाजी को तैयार करता है। डरते डरते राजेश ने ये काम कर तो लिया, लेकिन जैसे ही ग्राहक उसके पास खाने आते हैं वो राजेश पर इतना भरोसा करते थे कि उस दिन भी वो चुपचाप पाव भाजी खाकर और तारीफ करके चले जाते हैं। ये लो, मैं तो बेकार में ही घबरा रहा था। यहाँ तो कस्टमर को पता तक नहीं चला कि आज की पाव भाजी में सब कुछ अलग था।
राजेश घर आकर हिसाब किताब लगाता है तो वो देखता है कि आज की लागत कम और मुनाफा ज्यादा था। ये देखकर राजेश के अंदर का लालच जाग उठता है और वो आज रात भी बची खुची सब्जी लेने के लिए बाजार चला जाता है। लगता है भाई माताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, वरना इतने सालों में तुम कभी भी बाजार बंद होने के बाद नहीं आए। हाँ हाँ, वो तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। लाओ भाई, जो भी सब्जी बची है अब पकड़ा ही दो, सुबह सुबह कहाँ धक्के खाता फिरूंगा। क्यों रे राजेश, तू तो रोजाना सुबह सुबह सब्जी लेने के लिए जाता था और अब बाजार बंद होने के बाद जाता है। माँ, बहुत थक जाता हूँ इसलिए सुबह उठने का मन नहीं करता। क्या फर्क पड़ता है, सुबह सब्जी लो या रात को? फर्क पड़ता है बेटा। सुबह की ताज़ी सब्जी से बनी हुई पाव भाजी का स्वाद अलग होता है और बासी सब्जी से बनी हुई पाव भाजी का स्वाद अलग होता है। और मैंने देखा, तूने इतने सारे पाव लाकर रख दिए। तू तो कभी ऐसा नहीं करता था, हमेशा बेकरी से ताज़े पाव लेकर आता था। माँ, रोज रोज जाना मुझसे हो नहीं पाता है, इसलिए मैं एक ही साथ पाव उठा लाया। लेकिन बेटा, इनमें से तो कितने सारे पाव बासी भी हो गए हैं। मेरी मान वो बाहर डाल दे, उन्हें ग्राहकों को मत देना। माँ, ग्राहक को क्या पता चल रहा है, पाव तो मैंने बटर से सेक कर देने हैं, लोग खा लेंगे। माँ को राजेश का ये बदला हुआ रूप बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। उन्हें कुछ कुछ तो शक हो ही गया था कि जब से दिनेश उससे मिलकर गया है तब से वो काम के प्रति लापरवाह हो गया है। अगले दिन सुबह अपना पाव भाजी का ठेला लगाता है। भैया, 2 प्लेट पाव भाजी तो लगाना। ये मेरी दोस्त है, बहुत दूर से आई है। मैंने आपकी पाव भाजी की तारीफ करी तो कहने लगी कि मुझे अभी खानी है। वो बढ़िया वाली प्लेट लगा दो भैया। राजेश फटाफट 2 पाव भाजी लगाकर उसको पकड़ा देता है। जैसे ही उसकी दोस्त खाती है, तो इस पाव भाजी को कह रही थी कि ये बढ़िया पाव भाजी है, मैं तो फ्री में भी इसे ना खाऊं। ऐसा लग रहा है कि पाव पता नहीं कितने दिन के पुराने हैं। इससे अच्छी पाव भाजी तो मैं खुद घर पर बना लेती हूँ। दोस्त के मुंह से इतनी बुराई सुनकर उस औरत को भी पाव भाजी का स्वाद अलग लगने लगा और उसने राजेश से कहा, हाँ राजेश भैया, मैंने भी अभी ध्यान दिया, पाव भाजी तो बिल्कुल अलग लग रही है और इस सब्जी में से भी अजीब सी महक आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने सारी चीजें पुरानी इस्तेमाल की हैं। कैसी बातें कर रही हो बहन, तुम्हें पता तो है मैं तो सालों से यहाँ पर पाव भाजी लगा रहा हूँ और आज तक तो किसी ने मेरे पाव भाजी में नुक्स नहीं निकाला। मुझे तो ऐसा लगता है इसी बात का फायदा उठाकर तुमने लोगों को उल्लू बनाना शुरू कर दिया है। इतनी गंदी पाव भाजी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाई। वहां पर जो पहले से पाव भाजी खा रहे थे उन सबके भी हाथ रुक जाते हैं और उस औरत के कहने पर वो सब भी पाव भाजी के अंदर अंतर फट से पहचान जाते हैं। हाँ हाँ, हम लोग तो भरोसे से खा रहे थे और ध्यान देने पर पता चल रहा है कि ये पाव तो बासी है और इस भाजी में भी ऐसा लग रहा है जैसे कि बटर के साथ तेल मिला रखा है। आप लोगों को गलत फहमी हो रही है, मैंने वैसी ही पाव भाजी बनाई है जैसा मैं सालों से बनाते हुए आ रहा हूँ। वहां पर जिन्होंने जितनी पाव भाजी खाई थी बाकी की छोड़कर चल देते हैं। आज राजेश को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। वो बाकी की पाव भाजी को बेच ही नहीं पाया और सारा सामान लेकर घर वापस आ गया। ये सब क्या है राजेश, आज तेरी पाव भाजी क्यों नहीं बिकी? सारा सामान तो ऐसे ही वापस ले आया। मेरे सब ग्राहक कह रहे थे कि तुम्हारी पाव भाजी बासी लग रही है। ये सुनकर राजेश की माँ एक प्लेट में पाव और भाजी निकालकर उसे जैसे ही मुंह में रखती है, मुंह से निवाला थूक देती है। ग्राहकों की तो तू बात ही छोड़ दे राजेश, मैं भी ना तेरी ये पाव भाजी खाऊं। मैं कहती थी ना तेरे से कि तेरा लालच एक दिन तुझे लेकर डूबेगा। देख, अब तूने अपने हाथों से अपना सारा व्यापार खराब कर लिया। हाँ माँ, मुझसे गलती हो गई। वो दिनेश आया हुआ था, उसने मुझे बोला कि वो मुंबई में इस तरह का सामान लाता है और पाव भाजी बेचता है, वो वहां पर बहुत मुनाफा कमाता है। राजेश की बात सुनकर उसकी माँ जोर जोर से हंसने लगती है और उसे बोलती है, तू उस दिनेश की बातों में आ गया। उसने तो हमेशा दूसरों के घर में आग लगाकर तमाशा देखा है। उसने जो कहा तूने उसकी बात मान ली। तूने क्या आज तक उसे काम करते हुए देखा है? अरे मेरे बुद्धू बेटे, उसने जब देखा कि तेरे पास ग्राहकों की इतनी ज्यादा लाइन लगी हुई है, वो तेरी कामयाबी से जल गया और तभी तुझे इतनी घटिया राय देकर यहां से चला गया। अभी भी समय है, अपने आप को सुधार ले और अपने ग्राहकों से अपनी गलती के लिए क्षमा मांग ले, वरना तो बेटा मैं लिख कर देती हूं कि एक बारी डूबने के बाद तू कभी मार्केट में खड़ा नहीं हो पाएगा। राजेश को अपनी माँ की बात बिल्कुल सही लगती है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा भी होता है। वो अपने स्टोर रूम में जाता है तो देखता है बासी पाव में से बहुत बदबू आ रही है
और उसके द्वारा लाई गई वो रात की बची खुची सब्जियों में से पानी निकलकर बह रहा है। राजेश को अब इतना गुस्सा आ रहा था कि वो सारा का सारा सामान निकालकर एक बड़े से थैले में भर लेता है और शहर के बाहर बहने वाले गंदे नाले में फेंक कर आ जाता है। तभी रास्ते में उसे वो सब्जी वाला दिखाई देता है। राजेश भैया, आज सब्जी लेने नहीं आए? बस भाई, जितनी लेनी थी अब रात को सब्जियां ले ली, कल सुबह सुबह मेरे लिए ताजी सब्जियां रखना। देखो राजेश भैया, समझ तो मैं भी गया था, हर कोई इंसान पैसे बचाने की सोचता है। मैं बस आपके मुंह पर कहना नहीं चाहता था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं कल सुबह ताजी सब्जियां छाट कर रखूंगा, आकर ले जाना। राजेश को थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है, लेकिन अगली सुबह वो ताजी सब्जियां लेता है, पैकेट वाले मसाले लेता है और पहले की भांति आज वो अपनी पाव भाजी तैयार करता है। भैया, 4 दिन पहले जो आपके यहाँ से मैंने पाव भाजी खाई थी वो बहुत ही बेकार थी। अगर वैसे ही है तो मत बनाना, पहले तो आप मुझे चखा दो। ये पहली बार था जब किसी ग्राहक ने पाव भाजी खाने से पहले चखने की बात करी थी। हे भगवान, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अपने हाथों से ही अपनी नैया डुबा बैठा था। अरे भैया, इंसान हूं, कभी कभी भूल हो जाती है, लेकिन आज के बाद अगर पाव भाजी में शिकायत मिले तो पैसे मत देकर जाना। ये सुनकर वहां खड़ा हुआ वो ग्राहक हंस देता है और राजेश मन ही मन धन्यवाद देता है कि मां ने भी समय रहते उसकी आंखें खोल दी।